ओके ठीक है। सो फिर से हाँ, तो ये मेरी गलती थी, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। ओके सो इसके लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, और सेकेंडली हैव नॉट सॉल्व्ड एनसीईआरटी पूरा कभी, सो मे बी इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था। ओके फाइन, ठीक है, चलो समझ में आया भाई, हाँ समझ सर। में आया। ओके कोई और क्वेश्चन कर ले, तो क्वेश्चन सर नंबर 6। सेकंड वाले में वही है, कन्वर्सिव रोल्स थ्योरम के बारे में। एग्जामिन द एबिलिटी ऑल थ्री फंक्शंस, कहाँ पर सेकंड वाला बेटा? तो वही 5.8 एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन। एग्जामिन द रॉल थ्योरम, कैन यू समवन कन्वर्स द रॉल थ्योरम। हाँ, तो कन्वर्स ऑफ रॉल थ्योरम हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, या इसका बेसिक वो ये चीज बताना चाहता है। ओके इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम सेम फंक्शन के लिए ही सी निकालते हैं, फिर भी दोनों थ्योरम्स एप्लीकेबल नहीं होते, तो वैसा कैसे हो सकता है? एक में जो सी है वो ये नहीं बोलता कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, वो ये बोलता है कि किसी एक लाइन पर जो इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप के बराबर हो जाएगा, ये दोनों स्लोप्स पैरेलल हो जाएंगे। पहला वाला बोलता है कि डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। पकड़ में आई चीज क्या? हाँ सर। हाँ सर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट थ्योरम से एक वैल्यू आए सी की और दूसरे थ्योरम से दूसरी वैल्यू आए, ऐसा एकदम हो हो सकता सकता है, अभी तो हुआ, देखो तो यही तो देखने को मिल रहा था यहाँ पर। हमने क्या किया कि भाई ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आधा पार्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि इसकी वैल्यू कहीं 0 हो जा रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स मेरे पास आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। लेकिन जब मैं ये वाले स्लोप की बात करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, तो एक दूसरा स्लोप मिलेगा, तो किसी एक पॉइंट पर ये वाले के बराबर भी हो जाए, क्योंकि हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है ना, तो कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव भी 0 हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं डेरिवेटिव इस वाले लाइन के स्लोप के बराबर भी हो रहा होगा। आई चीज समझ में बेटा? है। हाँ सर। ओके एक सेकेंड, ओके फाइन। कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं मिसलिनियस का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बारे में ही है, सो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। ओके हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 मिसलिनियस का। ओके क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यहां पर x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, और बोल रहा है कि x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से लेके +1 के बीच में। x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से लेके +1 के बीच में। तो हमें प्रूव करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1 प्लस x स्क्वायर। चलो ये तो डेरिवेटिव है, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप कैसा हो जाना चाहिए भाई? पहले स्टेप पे क्या करें, ये स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ ये स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं भाई, सोचो तो उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, पक्का पक्का। तो स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। देखो तो -1 से लेके +1 के बीच लाई कर रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। और y तो मेरा आउटपुट है, y के आउटपुट पे मेरा कोई कंट्रोल है नहीं। अगर कंट्रोल है नहीं तो हम उसको आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। भाई आउटपुट पे किसी का कंट्रोल है क्या? आउटपुट पे तो कोई कंट्रोल होता नहीं है, तो आउटपुट खुद ब खुद अपने आप ही पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं x² टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं दूसरे वाले टर्म को RHS में ले जाकर के स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो इज इक्वल्स टू y² टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, y² टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके अब यहां से dy अपॉन dx मुझे निकालना है, तो यहां से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यहां से कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ, जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे कुछ वैल्यूज x और y की नहीं मिलेंगी, कुछ मैंने इनका जो डोमेन है वो छोटा कर दिया, लेकिन इन्होंने तो जितना डोमेन डिफाइन किया -1 से लेकर के +1 तक, वो डोमेन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है स्क्वायर करने के बाद भी, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज को किल नहीं किया है,
डोमेन के साथ अभी भी मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्या यहीं से मैं डिफरेंशिएट कर दूं या थोड़ा सा और कहीं ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो चेक करते हैं। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अगर मैं, मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लूंगा तो कैसा बन जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो, मेरा फंक्शन ऐसा हो सकता है, अगर मैंने उसके डोमेन को थोड़ा छोटा कर दिया तो मेरा फंक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नेचर ऑफ स्लोप है, नेचर ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, अगर मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म है तो नेचर ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि dy अपॉन dx, आप ऐसा बोलोगे कि सर यहां पर फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकता है हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, अगर मैं कुछ कैंसिलेशन करूंगा तो फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जा रही हैं। बिल्कुल सही है, फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो सकती हैं, लेकिन नेचर ऑफ स्लोप सेम होगा अगर मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म है तो। मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू साइन ऑफ x के लिए जितने इतने डोमेन में आएगी उतने ही ये वाले डोमेन में भी आएगी। dy अपॉन dx साइन x का हमेशा कोसाइन ऑफ x होगा, तो डोमेन ऑफ वैल्यूज चेंज होने से dy अपॉन dx चेंज नहीं हो रहा है, डोमेन ऑफ वैल्यूज चेंज होने से नेचर ऑफ ग्राफ उसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां से कुछ कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है क्या आपको, यहां से कोई कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है? x minus y. क्या चीज कॉमन ले लेंगे भाई, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं अपने LHS को। ओके, सो इसको मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, यहां से मैं अगर एक्स वाई कॉमन ले लूंगा तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी, एक्स वाई कॉमन ले लिया, ये वाली चीज बन जाएगी y माइनस एक्स। अच्छा भाई, कैंसिलेशन कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इज नेगेटिव ऑफ एक्स वाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, x प्लस वाई इज नेगेटिव ऑफ एक्स वाई। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो हाँ, यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस dy अपॉन dx, 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y प्लस x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। अच्छा, लेकिन मुझे निकालना तो था dy अपॉन dx, तो ये वाली चीज हो जाएगी 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y माइनस x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। अच्छा भाई, ये दोनों टर्म्स को मैं एक साथ ले लेता हूं, ये दोनों टर्म्स को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इधर आ गया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई प्लस वन, माइनस ऑफ वाई प्लस वन। अच्छा, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है भाई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ y प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन। लेकिन मुझे प्रूफ तो कुछ और करना था, मुझे प्रूफ करना था ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो कहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि ये वाली चीज थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। कहां तक किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या आ जा रही है बेटा, यहां से आ जा रही है, नीचे में है 1 प्लस एक्स, पक्का पक्का 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस dy अपॉन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा y माइनस माइनस dy प्लस dy अपॉन dx with a negative sign, this will give me 1 plus x, y plus 1 minus of y plus 1 divided by x plus 1। ओके, सो y प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आ जा रही है भाई, यहां से y प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की वैल्यू आ जा रही है y प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज बीइंग इक्वल्स टू माइनस ऑफ y स्क्वायर सॉरी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर तो
इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखनी है, तो ये वाली चीज हो जाएगी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन मैंने लिख लिया। ओके, अब मुझे केवल x के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब मुझे y स्क्वायर की वैल्यू कहीं से उठा के रखनी है। तो यहां से क्या आ जा रही है y की वैल्यू, यहां से मैं y की वैल्यू शायद उठा के कुछ रख सकता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ y। यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको लिख लिया मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से मेरे पास आ गया x कॉमन, सॉरी x ले लिया ऐसा, नहीं, आई वॉन्ट y प्लस वन। तो यहां से मैंने जब x कॉमन लिया इन दोनों टर्म से, तो ऐसा आ गया y प्लस वन प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सो x will be equals to minus of, actually I wanted y from here, I want to eliminate y, so I have to substitute y in terms of x from here. So I have to take common this y from here. This will become x. So I'm solving from. This will become x plus y times of 1 plus x is equals to 0, or y times of 1 plus x is equals to minus of x. So y will be equals to minus of x divided by 1 plus x. Okay, so what will y square be? इसकी वैल्यू हो जाएगी, this will be equals to minus of, okay, y is equals to minus of x divided by 1 plus x, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी minus of x square, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, पहले से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली चीज से मैंने x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो प्रूफ करने को क्या बोला था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ करने को बोला था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वही वाली वैल्यू आ गई। ओके, तो फिर से इसमें सीखने वाली चीज क्या थी भाई, कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं फंक्शन के डोमेन को छोटा कर दूं, तब भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स का जो चेंज है वो सेम रहेगा। फंक्शन के एक पार्ट के लिए भी उसके डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, अगर फंक्शन का चेंज यूनिफॉर्म है तो सेम रह रहा है। इसलिए मैंने जो स्क्वायर किया उसमें बहुत सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जा रही हैं, पर वैल्यूज एलिमिनेट होने से उसके डेरिवेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आई चीज भाई, सभी को पकड़ में आया? ओके, नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो ठीक है, एनसीईआरटी के बाद कल मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3x का, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3x का डेरिवेटिव, आई गेस। इज दिस द क्वेश्चन इन योर टीपीपी? हाँ। Some question is sin inverse of cos of 3x, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे आपने ट्राई किया इस वाले क्वेश्चन को? cos 3x को sin of pi by 2 minus 3x लिखा। बिल्कुल सही, लेकिन sin of pi by 2 माइनस जब 3x लिख रहे हो तो क्या pi by 2 प्लस 3x नहीं हो सकता वहां पर? हो सकता है क्या? इन्होंने कोई डोमेन नहीं दिया ना, इन्होंने कोई डोमेन नहीं दिया, आपने ऐसा लिख लिया इसको साइन इनवर्स ऑफ 90 माइनस 90, सॉरी cos थीटा इज साइन 90 माइनस, यार ये चूज ही नहीं हो रहा, हाँ, इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 3x। अब उन्होंने कोई डोमेन तो दिया नहीं है कि भाई इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, तो क्या मैं पाई बाय 2 प्लस 3x भी लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा लिख लिया, अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस 3x। अब आप बोलोगे सर जब साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस 3x लिख रहे हैं तो ये वाला 3x
ऐड कर दे रहे हैं पाई बाय 2 से, तो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बाहर चला जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है, पता क्योंकि नहीं। x तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपको चेक करना है। इसकी वैल्यू आ जा रही थी पाई बाय 2 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव आ जा रहा था -3। अगर इसको इस तरह से ओपन करते, क्योंकि x की वैल्यू उन्होंने डोमेन ही नहीं दिया है, तो इसमें x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो इसको ऐसा ओपन कर सकते थे पाई बाय 2 प्लस 3x, तो इसका डेरिवेटिव +3 आ सकता था। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो दोनों आ सकते हैं। तो उन्होंने जब डोमेन नहीं दिया है तो हम दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब उसमें वैल्यूज कौन कौन सी गिवन थी? -3। उसमें +3 गिवन था क्या? नहीं। हाँ, तो फिर डोमेन ऑफ वैल्यूज नहीं गिवन है, इसलिए इसको एलिमिनेट करना पड़ रहा है। ठीक है, वरना ये भी हो सकता था, डोमेन ऑफ वैल्यूज नहीं गिवन है इसलिए इसको एलिमिनेट करना पड़ रहा है, वरना ये भी हो सकता था। पकड़ में आई क्या चीज बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ ओके, सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, ये जो टीपीपी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, मे बी पॉसिबल हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया है, 2 बजे ही मैंने टाइम रखा था। तो सो लास्ट में जो थ्योरी वाला पार्ट बचा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पहले आपको क्या इररेशनल और रैशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता है? हाँ। सभी को पता है ना इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं? हाँ। हाँ ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है, नहीं पता है? ओके फाइन। सो देखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस और एडवांस में, कि जहां पर बोलता है कि f ऑफ x की वैल्यू कुछ ऐसी है, f ऑफ x is 1 when x is rational, when x is rational, and f of x is 0 when x is irrational, when x is irrational। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें कि नंबर्स आ जाएं, अगर इस प्लेस पे मेरे पास फंक्शंस होते ना, इस प्लेस पे मेरे पास फंक्शंस होते, तब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को किसी दूसरे पॉसिबल वे में सॉल्व करता, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना लेते। लेकिन जब मेरे पास एक नंबर दे दिया है, तब मुझे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा कि भाई किस पॉइंट के आसपास में इररेशनल नंबर बन रहा है, किस पॉइंट के आसपास में रैशनल नंबर बन रहा है, एंड सो। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए मुझे स्पेशली वो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए कोई भी एक रैशनल नंबर वाला पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी एक रैशनल नंबर वाला पॉइंट ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू a, ये एक यहां पर a क्या है, एक रैशनल नंबर है, कोई भी एक रैशनल नंबर है, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर x इज इक्वल्स टू a पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, और x इज इक्वल्स टू a पे a मेरा एक रैशनल नंबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए मुझे तीनों वैल्यूज निकालनी है भाई, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू a। तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट x इज इक्वल्स टू a क्या आ जाएगी भाई? 1। फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू a आ जाएगी 1। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की, जो कि होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो बेटा a प्लस h पॉइंट तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। a प्लस h, सॉरी, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस h। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, तो मुझे a के लेफ्ट में कोई पॉइंट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं x टेंड्स टू 0 पे कोई पॉइंट चूज करता हूं, तो क्या मुझे पता रहता है कि वो पॉइंट क्या है? मुझे पता रहता है क्या कि वो 0.0000001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 0.000000001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज पता रहती है क्या मुझे? नहीं पता रहती। तो जब मुझे वो पॉइंट ही नहीं पता रहता जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
तो क्या मुझे ये पता चलेगा कि वो रैशनल है या इररेशनल है? नहीं। नहीं पता चलेगा। नहीं। तो यहां पर फिर से एक वैसा वाला केस बन रहा है जहां पर मुझे ये तो पता है कि यहां पर कोई ना कोई एक नोन वैल्यू, कोई इंफिनिटी आउटपुट नहीं आ रहा है, यहां पर कोई एक नोन आउटपुट ही दे रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि यहां पर रैशनल आउटपुट होगा या इररेशनल आउटपुट होगा। तो यहां पर क्या मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन कर सकता हूं? नहीं। नहीं कर सकता। पकड़ में आ रही है चीज? फिर से सुनो इस चीज को। मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वाले पॉइंट है x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए में एकदम छोटा सा नंबर जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मिल जाती है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नहीं, ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे ये तो पता है कि वो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता है कि वो नंबर क्या है। और जब मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूं वो वाला पॉइंट मेरा क्या रैशनल है या इररेशनल है? ये वाली चीज भी नहीं बता सकते ना भाई, ये वाली चीज भी नहीं बता सकते। अगर ये वाली चीज भी नहीं बता सकते तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई क्या चीज बेटा? लेफ्ट हाँ हैंड सर। लिमिट डिफाइन नहीं होगी। सभी को समझ में आया? हाँ सर। ओके हाँ। ओके, सो इंप्लाइज LHL नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की। अब राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू, ओके, f ऑफ a प्लस h, जब मैं a के राइट हैंड साइड में चले जा रहा हूं, जब मैं रे के राइट हैंड साइड में चले जा रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है कि फिर से वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूं वो पॉइंट ही नहीं बता पा रहा हूं मैं। तो मैं कैसे ये बता सकता हूं कि क्या मेरा वो पॉइंट रैशनल है या इररेशनल है? तो यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज हो जाएगी, यहां पर भी लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यहां पर भी लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू ए, कोई भी रैशनल नंबर के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि कंटिन्यूअस नहीं होगा भाई, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ। A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सभी को समझ में आया क्या भाई? पकड़ में आई चीज सभी के? हाँ सर। हाँ सर। नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं सर। फिर हर सिचुएशन में अगर रैशनल नंबर है और उसके आसपास जा रहे हैं तो डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हर केस में बेटा आप डिफाइन कर सकते हो वो नंबर क्या है। हर वो रैशनल नंबर पे, जैसे मैं 2 पे आ गया तो 2 के जस्ट पहले जो नंबर है वो रैशनल है इररेशनल है मुझे थोड़ी ना पता है। हर वो रैशनल नंबर जिसको मैं चूज कर रहा हूं उसके जस्ट लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा मुझे पता ही नहीं कि वो रैशनल है इररेशनल है, क्योंकि मैं जो उसमें नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं तो केवल ये बोल रहा हूं ना कि वो एक बहुत छोटा नंबर है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो रैशनल है या इररेशनल है। तो मुझे ये पता ही नहीं कि मैं उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो कैसा नंबर है। जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कभी भी h के बारे में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि आपका जो h होता है वो रैशनल होता है या इररेशनल होता है, ठीक है। हाँ। पकड़ में आई चीज भाई सभी के? तो यही नहीं पढ़ा मैंने कि h कैसा होता है, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे के सारे रैशनल पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई चीज सभी के? सर हाँ फिर सर। हाँ बाकी सर। के एक क्वेश्चंस सेकेंड, में कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ बेटा बोलो। बाकी के क्वेश्चंस में जब हम कहते हैं कि लिमिट टेंड्स टू 0 या ऐसा कुछ, तो फिर हाँ उसके आसपास भी लिमिट नहीं डिफाइन कर पाएंगे ना? बिल्कुल, उसके आसपास में हम फंक्शन का डेफिनेशन ये होता ही नहीं है बेटा। उसके आसपास में ना x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, x दोनों तरफ में कोई ना कोई रियल नंबर होता है, तब फंक्शन आसानी से डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे चूज नहीं करना पड़ता कि मैं x की वैल्यू अभी रियल रखूं या सॉरी x की वैल्यू अभी रैशनल रखूं या इररेशनल रखूं। तो जब बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो कोई भी रियल नंबर है, तो एक्चुअली तो मैं लैंड करूंगा किसी रियल नंबर पे ही, और उस रियल नंबर पे जो आउटपुट दे रहा है वो वाला आउटपुट अगर फंक्शन का आउटपुट हो जा रहा है तो चलेगा, वहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नई डेफिनेशन ही आ गई है कि जब x रैशनल है तब ये आउटपुट है, जब x इररेशनल है तब कुछ ऐसा आउटपुट है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लो भाई। जब मुझसे गड़बड़ हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है, और जिस चीज को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं उसमें गड़बड़ हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है,
अभी सभी को क्लियर है? हाँ सर। ओके हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। हाँ सर। फाइन। अच्छा, तो मैंने तो अभी ए को एक रैशनल नंबर ले लिया था, ए को एक रैशनल नंबर ले लिया था। अच्छा, अगर मेरा एक इररेशनल नंबर है, अगर मेरा एक इररेशनल नंबर है, मैं मान ले रहा हूं लेट, बेटा थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है, मैं मान ले रहा हूं लेट लेट x इज इक्वल्स टू ए। अब मेरा ए, या थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप दूसरा नंबर ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू बी ले लेते हैं। ये एक इररेशनल नंबर है जहां पर b एक मेरा b is b is irrational, b is irrational, ठीक है। अच्छा, तो f of b क्या आ जाएगा बेटा? f of b तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इररेशनल नंबर पे क्या आउटपुट देता है? ये इररेशनल नंबर पे आउटपुट दे देता है 0, ठीक है। फिर मैं ऐसा सोचूंगा कि जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो जो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of b माइनस h है, ये वाली लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? तो आप क्या बोलोगे? फिर से सेम कहानी है। अब इररेशनल नंबर के जस्ट बगल में जो नंबर है वो मुझे पता ही नहीं कि वो रैशनल है या इररेशनल है। पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं एक इररेशनल नंबर में कौन सा वो छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जिससे कि वो इररेशनल बन जाए या रैशनल बन जाए, नहीं पता मुझे, ठीक है। पकड़ में आ रही है चीज भाई? रियल नंबर लाइन पे अगर आप किसी इररेशनल नंबर पे खड़े हुए हो तो उसमें आप कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको यही नहीं पता। आपको केवल इतना पता है कि जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो नेग्लिजिबली, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर है। तो जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसी के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप जिस प्लेस पे लैंड करने वाले हो वो प्लेस वैल्यू एक रियल नंबर की होगी या एक इररेशनल नंबर की होगी या एक रैशनल नंबर की होगी? तो यहां पर भी हम नहीं बता सकते। यहां पर भी हम क्या नहीं बता सकते भाई कि क्या वो एक रैशनल नंबर होगा या फिर एक इररेशनल नंबर होगा। तो क्या मैं उसका आउटपुट डिफाइन कर सकता हूं? उसका नहीं। आउटपुट अभी भी नहीं। डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उसका आउटपुट अभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। और सेम चीज होगी मेरे राइट हैंड लिमिट के लिए भी। राइट हैंड लिमिट में बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ b प्लस h लिखेंगे, सेम चीज होगी। राइट हैंड साइड में जाओगे, नहीं पता भाई, जिस प्लेस पे लैंड कर रहे हो, जो नंबर आप ऐड कर रहे हो यही नहीं पता, तो जो उस प्लेस पे लैंड कर रहे हो आप, वो प्लेस कैसे पता होगा कि वो रैशनल है या इररेशनल है? तो यहां पर मैं फिर से बोलूंगा, यहां पर मैं फिर से बोलूंगा कि ये वाली चीज भी नॉट डिफाइंड ही है, ये वाली चीज भी नॉट डिफाइंड ही है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है। यहां से इंटरेस्टिंग सी चीज क्या आ रही है भाई कि ये डिसकंटिन्यूअस सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस at or for all b belongs to set of real numbers minus set of rational numbers, यानी कि irrational numbers। सारे के सारे irrational numbers के लिए भी ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे क्या निकालना था? इसकी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है भाई? कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल, discontinuous for all x belongs to set of real numbers। ऐसा आपको और कोई दूसरा फंक्शन नहीं दिखेगा जो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना इस वाले फंक्शन को। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट भाई एक बार फिर से देख लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि सर इसको ग्राफिकली दिखा दो, तो मैं दो नंबर्स, किसी रियल नंबर पे दो पॉइंट्स जिनमें से एक पॉइंट रैशनल है और दूसरा पॉइंट इररेशनल है, मैं कभी पॉइंट्स डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता। मैं बता ही नहीं सकता कि वो वाला पॉइंट कौन सा है जो रैशनल है और कौन सा पॉइंट इररेशनल है, इसलिए इसको मैं ग्राफिकली नहीं शो कर पाऊंगा। आई चीज समझ में? हाँ। नहीं आया समझ में? हाँ सर। देखो भाई, आज मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, तो फिर आज तो मैं काफी शांत रहूंगा, ठीक है। आई डिड अ ब्लंडर। ओके, सो यहां तक सभी को क्लियर है कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जेई ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, जेई ने ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछा था। इसी का एक पार्ट आता है जिसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सभी ने नोट कर लिया ना इस चीज को भाई?
हाँ सर। सर। नोट कर लिया ना? ओके, याद रखना इसको, ठीक है। अब हाँ देखो, सर। अभी मैंने क्या बोला कि जब कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी तब चेक करना पड़ता है, जब वेरिएबल्स आ जाएंगे, जब मेरे फंक्शंस आ जाएंगे तो मैं उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूं कि अगर मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं तब क्या हो सकता है। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मैं लेता हूं अभी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू x when x belongs to a rational number, or fx is equals to 1 minus x when x does not belongs to a rational number, या x belongs to set of real numbers except rational numbers। तो आपको पता है कि रियल नंबर्स में से अगर मैं रैशनल नंबर्स को निकाल दूंगा तो कौन से नंबर्स बचेंगे भाई? इररेशनल। इररेशनल नंबर्स का कोई सेट का नाम होता है क्या? आई गेस नहीं होता है। तो अगर होता है तो लिख लेंगे, ठीक है। आई से बोलते होंगे जे तो होता है। जे होता है। जे होता है क्या? ठीक है, हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी बीइंग फ्रैंक, तो आप बोल रहे हो इसलिए मैं जे लिख ले रहा हूं। यहां पर ये जे है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। फिर से ये चेक कर लेना, x बिलोंग्स टू जे इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ये मुझे नहीं पता है तो हो सकता है कि यहां पर मैं गलत भी हो जाऊं, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोई भी एक रैशनल नंबर ले रहा हूं। इनफैक्ट मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेके चेक करता हूं, मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेके चेक करता हूं एक नंबर, क्योंकि वेरिएबल आ गया ना, तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल के साथ अगर a के साथ वेरिएबल से खेलोगे तो a और वेरिएबल सेम जैसे दिखेंगे, इससे अच्छा आप नंबर लेके चेक करो। अब आप कोई नंबर लेके चेक करोगे तो मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेके चेक करता हूं। समझ में आया? इसके पहले क्या था? इसके पहले यहां पर कांस्टेंट आउटपुट्स थे। अब जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो एक वेरिएबल है, तो मैं अगर a एज अ वेरिएबल ले लूंगा, a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर ले लूंगा, तो a खुद ही एक वेरिएबल है। हाँ, वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू a लेने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं एक नंबर लेके चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो क्यों मैं नंबर ले रहा हूं ये सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। नंबर क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि x तो खुद ही एक वेरिएबल है। जब x इज इक्वल्स टू a ले लोगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तुम तो वही क्वेश्चन लिख दे रहे हो, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल्स टू a लेके चेक कर रहा हूं, सॉरी x इज इक्वल्स टू कोई एक नंबर लेके चेक कर रहा हूं, मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेके चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं और यहां पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो तो यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मुझे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो मैंने x इज इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट चूज किया जहां पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 1 पे व्हाट इज f ऑफ 1 बेटा? f ऑफ 1 इज x की वैल्यू, हाँ, f ऑफ 1 इज x, जो x की वैल्यू आ रही है वही हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चेक करता हूं कि फंक्शन की वैल्यू या लेफ्ट हैंड लिमिट, एक सेकेंड, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1, ये क्या आ रहा है? सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखो, ये आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर फिर से वही पॉसिबिलिटीज भाई, मुझे पता ही नहीं कि वो एक रैशनल नंबर आने वाला है या एक इररेशनल नंबर आने वाला है, तो मैं कैसे आउटपुट डिफाइन करूंगा? लेकिन डिफाइन करने का तरीका दिया हुआ है भाई कि x है या 1 माइनस x है, इन दोनों में से कोई आउटपुट आ सकता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर 1 माइनस h लैंड करेगा एक रैशनल वैल्यू पे, तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर 1 माइनस h एक रैशनल नंबर पे लैंड कर रहा है, मतलब रियल एक्सिस पे एक रैशनल नंबर का आउटपुट दे रहा है, तब इसका आउटपुट क्या आ जा रहा है भाई? इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 माइनस h लैंड कर रहा है एक इररेशनल आउटपुट पे, जिसको आप बोल रहे हो कि j सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। 1 माइनस 1, बिल्कुल सही, 0। अभी मुझे नहीं पता कहां पर लैंड कर रहे हैं, तो मैंने अभी निकाल के बस रख लिया इसे,
ऐसे चेक करने के लिए रख लिया। और सेम चीज आपको पता है कि सेम चीज राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगी, बिल्कुल सेम दिखेगा क्या इसका राइट हैंड लिमिट भी भाई? राइट हैंड लिमिट बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, एफ ऑफ, यहां पर बेटा मैंने लिमिट नहीं लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा। या अगर ये रैशनल नंबर दे सकता है, रैशनल नंबर पे लैंड करेगा, या तो एक इररेशनल नंबर पे लैंड करेगा। रैशनल नंबर पे लैंड करेगा तो फिर से आउटपुट आएगा 1, इररेशनल पे लैंड करेगा तो फिर से आउटपुट आएगा 0, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मुझे नहीं पता कि आउटपुट क्या आ रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। नहीं बोल सकते। नहीं पकड़ में आ रहा है अभी भी सभी को? नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई? एक बार फिर से सोचो। अरे कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 बराबर हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं बनेगी ना। अब हर एक h की वैल्यू के लिए थोड़ी ना बोल सकते हो कि हमेशा 1 ही आ जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ क्या है? पकड़ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे तो पक्का पक्का डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब आपको थोड़ा थोड़ा चमकने लग गया होगा भाई कि x इज इक्वल्स टू 1 पे जो कहानी है वो हर एक पॉइंट के लिए आने वाली है। x इज इक्वल्स टू 1 पे जो कहानी है वो क्या हर एक पॉइंट पे आने वाली है? हमेशा 1 0 1 0 यही कहानी चलती रहेगी, हमेशा ये सेम कहानी रहेगी। तो फिर से सेम कहानी हो जाएगी भाई, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत कम ही ऐसे फंक्शंस हैं जो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हैं, और उसमें से एक फंक्शन आपने अभी देख लिया। ऐसा फंक्शन जो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस है वो ये है, डेफिनेशन ऑफ एफ(x) रैशनल इररेशनल के लिए। चल, तो ऐसा एक पॉइंट है जहां पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इनफैक्ट उसने मुझे बोला ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए मैं पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी निकालूंगा, और केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वो पॉइंट क्या आप गेस कर पा रहे हो? 0। वो वाला पॉइंट 0 हो सकता है। चेक कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पर। देखो तो x इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर f ऑफ 0 की वैल्यू भैया, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 1। अच्छा क्या, अच्छा ये 1 0 वाला नहीं, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड में इरेज कर दे रहा हूं। हाँ हाँ, f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली चीज आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0 माइनस h। आप बोलो, अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कहां पर लैंड करने वाला हूं। सोचो तो, अगर मैं एक रियल नंबर पे लैंड, सॉरी, अगर मैं एक रैशनल नंबर पे लैंड करूंगा, रैशनल नंबर पे लैंड करूंगा तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए भाई? आउटपुट आ जाना चाहिए 0। रैशनल नंबर के लिए तो आउटपुट 0 आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लैंड करूंगा एक इररेशनल नंबर पे, आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ रहा है? 1 माइनस 0 हो रहा है ना, 1 माइनस 0 हो रहा है ना, तो 1 आ जा रहा है आउटपुट। अब आपको थोड़ा थोड़ा चमक गया होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी? क्योंकि ये वाला 0 और ये वाला 1 डिफरेंट हैं। इन दोनों को जो सेम कर देगा उसके लिए मेरी कंटिन्यूटी वैलिड रहेगी। तो वो वाला पॉइंट क्या होगा भाई? वो वाला पॉइंट होगा ये जब दोनों बराबर हो जाएं। कौन सी दो चीज को बराबर करने की कोशिश है मेरी? कौन सी दो चीजों को बराबर करने की कोशिश है? ये वाली चीज को ये वाली चीज से बराबर कर दे रहे हैं। नहीं पकड़ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है क्या? देखो तो ये वाला 1, अगर ये 1 और ये वाला 1, अगर ये वाला 1 और ये भी 1 बन जाता और ये भी 1 बन जाता तो कोई प्रॉब्लम होती क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाली जो चीज आ रही है, ये वाली चीज इधर तो रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ये वाली चीज यहां पर नहीं आ रही है। तो मुझे इन दोनों को बराबर करना है। मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो एक्चुअली मुझे जो आउटपुट्स आ रहे हैं x और 1 माइनस एक्स, इन दोनों को बराबर करना है। x और 1 माइनस एक्स को बराबर करने का मतलब x की वैल्यू 1/2 आने वाली है। ठीक है, तो 1/2 पे चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 1/2 पे f ऑफ 1/2 तो आ जाएगा बेटा 1/2, और
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी एट 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1/2 आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h। अगर ये रैशनल क्या देगा 1/2। हाँ 1/2 माइनस h इज 1/2। अगर ये इररेशनल तो क्या देगा 1/2। 1 माइनस 1/2 माइनस h यानी कि 1/2। ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई सभी को? कहानी पकड़ में आई भाई सभी को? ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत है क्या? लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1/2, ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h। फिर से एक रैशनल वैल्यू के लिए और एक इररेशनल वैल्यू के लिए आउटपुट्स आ जाएंगे 1/2 1/2। तो therefore fx is discontinuous for all x belongs to, सारे के सारे x belongs to रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1/2 पे ऐसा नहीं होगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1/2। आई चीज पकड़ में भाई सभी के? हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ। ठीक है, तो देखो अब यहां से जो जनरल फॉर्म है वो मैं निकालता हूं कि अगर मेरा fx कुछ ऐसा है, जनरल फॉर्म, अगर मेरा fx कुछ ऐसा है, कैसा है भाई? fx is equals to gx when x belongs to set of rational numbers and gx के साथ ले लेते हैं hx when x belongs to set of irrational numbers। अगर ऐसा है तो इसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या मिलेगी भाई? It will be continuous at is continuous at किसी एक पॉइंट पे continuous होगा। कब होगा? जब g of a, जब यहां से g of a और h of a बराबर हो जाएंगे, जब g of a will be equals to h of a। ठीक है, आई चीज पकड़ में? क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर। हाँ ठीक है, सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर लिखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ये वाली चीज याद रखेंगे बस कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों जो फंक्शन है वेरिएबल्स, इसलिए मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया। पहले वाले क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं था भाई, पहले वाले क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं था, दो कांस्टेंट टर्म्स थे, तो वहां पर सोचना पड़ा। ठीक है, बट अब ट्रेंड पता चल गया आपको, सभी को समझ में आ गया ना यहां तक भाई? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा तो देखो, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, f of x is sin of x when x is a rational number and cosine of x when x is an irrational number। फिर से ये मुझसे गलती हो सकती है कि x belongs to, मैं जो j लिख रहा हूं वो irrational नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि वो सेट ऑफ irrational नंबर्स हैं। ठीक है, तो फिर से मुझे चाहिए पॉइंट्स ऑफ, अब मुझे चाहिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ f of x। चल, तो क्या कर लेंगे बेटा? बिल्कुल सरल है, एक स्टेप का आंसर है। अब क्या बोलोगे? π/4। नहीं, रियल नंबर सारे के सारे। देखो तो आप बोलोगे सर साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कोसाइन ऑफ एक्स के बराबर होनी जानी चाहिए, इसका मतलब tan x की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो नेहा tan x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या है बेटा? ये है क्या? हाँ सर। n पाई प्लस अल्फा होता है tan x। हाँ, ये वाली चीज हो जाएगी। चल, क्लियर हुआ सभी को? आसान आसान क्वेश्चन है भाई, समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े। हाँ। हाँ। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, ढेर सारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, f of x is equals to x square minus ax plus 3, x square minus ax plus 3। जब x की वैल्यू एक रैशनल नंबर है
जब x की वैल्यू एक रैशनल नंबर है, और 2 माइनस x जब x की वैल्यू एक इरैशनल नंबर है जिसको मैं j से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. fx is continuous exactly at 2 points. fx is continuous. मैंने एग्जैक्टली की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? ACTLY. हाँ ठीक है. अरे ब्लैक. Exactly at 2 points. Then find the values of a. Then find the values of a. a की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. चलो. सो फिर से सेम कहानी क्या भाई? सेम कहानी. हाँ. क्या कर लेंगे केरी? इक्वेट कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3 को इक्वेट कर देंगे 2 माइनस एक्स से. अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. अभी बताना है मुझे कि इस वाली चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं. देखो गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन में, तो बताना. यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ या प्लस ऑफ 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स. ठीक है. प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. ओके. तो अब ऐसा बोल रहा है कि इसके, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं. लेकिन 2 रूट्स कब होंगे इसके? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है मितेश बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा है. ठीक है. तो क्या कंडीशन होगी जिससे इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा? बस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, वहां से a निकल जाएगा. हाँ बोलते जाओ तो मितेश. फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे? 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. ओके. सो 1 माइनस a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी भाई? इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो 1 माइनस a की वैल्यू इधर ग्रेटर देन 2 होगी, और 1 माइनस a की वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ 2 हो जाएगी. ठीक है. ये वाली चीज याद है ना सभी को? पिछले साल इन इक्वेशंस में बताया था. हाँ सर. तो यहां से आ जाएगा a की वैल्यू, यहां से आ जाएगी a की वैल्यू माइनस ऑफ 1 से छोटी, a की वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ 1, और यहां से आ जाएगी a की वैल्यू ग्रेटर देन 3. ठीक है. आई चीज पकड़ में सभी को? हाँ सर. ओके. और क्वेश्चंस करते हैं भाई इसके ऊपर. और क्वेश्चंस करते हैं. सभी को क्लियर है ना भाई यहां तक? हाँ ठीक है. चलो. अब है क्वेश्चन. आपको a और b की वैल्यूज बतानी है. फिर से ये पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो रही है. तो f of x is equals to x square plus ax plus 1. x square plus ax plus 1 when x belongs to set of rational numbers, and ax square plus 2x plus b and ax square plus 2x plus b when x belongs to set of irrational numbers. ठीक है. is continuous at x is equals to 1 और 2. दोनों पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हैं. ओके फाइन. तो पूछ रहा है कि भाई फाइंड a एंड b. फाइंड, अगर a 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूअस हैं तो फाइंड a कॉमा b. ठीक है. a और b निकालना है. ओके. सो बाय द वे, आज के जेई मेंस पेपर, कल किसी ने एनालिसिस देखी क्या जेई मेंस पेपर की? हाँ. कैसी एनालिसिस थी? क्या एनालिसिस थी? फिजिक्स टफ था सर.
ओके कुछ बोल रहे थे। हाँ, फिर आज की भी एनालिसिस आई है कि सेम ही है, कि केमिस्ट्री काफी ज्यादा इजी था। तो आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि बच्चे कुछ बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन था। बट एक क्वेश्चन आज का जो मुझे पता है वो ये था, आज का जो हमारे कुछ बच्चों ने लिखा है वो ये था कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 25 टर्म्स का सम दिया है और उसके बाद उसके नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है और आपको बताना है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो क्या ये कर पाओगे आप ये क्वेश्चन? फर्स्ट 25 टर्म्स का सम और नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम अगर किसी एपी का दिया हुआ है तो ये टफ क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है क्या? मुझे तो लगता है काफी आसान क्वेश्चन है। किसी एपी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? एक ए चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिया उसने, ठीक है। तो ये बच्चे छोड़ के आ गए हैं आज, तो काफी ब्लंडर्स किए हैं। ओके ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1,2 फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ओके तो सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कहानी होगी बेटा? इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे लिखेंगे a प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर है भाई? a प्लस 2 प्लस b के बराबर है। दोनों जगह पर 1 रख दिया, दोनों जगह पर 1 रख दिया, दोनों जगह पर क्या रखा? x इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है? b की वैल्यू 0 आ जा रही है। a की वैल्यू 1, सॉरी a की वैल्यू 1 बोल रहा हूं, x की वैल्यू 1 रख पा रहे हो ना आप लोग? दोनों जगह पर x की वैल्यू 1 रख दी और x की वैल्यू जब 2 रखी तो क्या हो रहा है? x की वैल्यू जब 2 रखी तो कुछ आएगा, वो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 2a प्लस 5 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू मैं रख रहा हूं 2, b की वैल्यू तो 0 हो चुकी है तो x की वैल्यू रखा मैंने 2, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4। तो इसका मतलब क्या आ गई भाई? a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, माइनस माइनस, हाँ a इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ। तो बस यही है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि ये रैशनल है इरैशनल है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा सोचना। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर मत करना। इसमें बोल रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 fx is given, fx is 1/q when x belongs to p/q, where p and q belongs to set of integers and HCF of p, q is equals to 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज है इट इज जीरो when x belongs to set of irrational numbers, ठीक है। तो फिर बतानी है भाई इसकी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। या कोई एक पॉइंट ले लो, चेक कंटिन्यूटी एट रूट 3 ले लो, चेक कंटिन्यूटी एट रूट 2 की वैल्यू कितने डिजिट्स तक पता है भाई आपको? 2। और नहीं पता? ठीक है 3 मैक्स 3। ठीक है चलो 2 के लिए चेक करते हैं, रूट ऑफ 2 के लिए, ठीक है। कुछ अपने से नहीं पता तो कुछ अपने से मान लेंगे। चेक कंटिन्यूटी एट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले अप्रोच में मैंने आपको सबसे पहले वाले केस में ही बता दिया था, जब नंबर्स आ जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। जब फंक्शंस रहते हैं दोनों तरफ तब अच्छा है, जब नंबर्स आ जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है।
ओके, सो रूट ऑफ 2 पे चेक करना है कंटिन्यूटी। अच्छा, सो मुझे ये बताओ बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल्स टू रूट 2 पे f ऑफ रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? f ऑफ रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 0। 0 आ जाएगी, क्योंकि इररेशनल नंबर के लिए इसका आउटपुट है 0। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं लिमिट एट x इज इक्वल्स टू, मैं चेक करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, मैं चेक करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यहां पर लिमिट चेक करेंगे तो आपको पता है कि एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक इररेशनल नंबर में बहुत बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। मैं इस एक इररेशनल नंबर में बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। अच्छा, तो यहां पर तो मुझे पता ही नहीं कि क्या मैं उस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीग्रल वैल्यूज एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 1। ये वाली चीज हो सकती है क्या? एक बार सोचो तो जरा इस बारे में, क्योंकि f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 हो जा रहा है, यहां पर कुछ गड़बड़ हो जा रही है। f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर 0 नहीं होता तब मजा आ सकता था। f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 हो जा रहा है, इसलिए छोटी सी गड़बड़ हो जा रही है। अब वो गड़बड़ क्या हो रही है ये सोचना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो तो ओके, सो आपको ये पता है कि जब मैं ऐसा कुछ लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, ऐसा लिखूंगा, तो आपको पता है कि या तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, या तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से रूट ऑफ 2 माइनस h, या तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखूंगा, अगर राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो राइट हैंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखूंगा। तो ये जो वैल्यू आने वाली है फिर से सेम कहानी, आप बोलोगे सर या तो ये वैल्यू रैशनल हो सकती है या तो ये वैल्यू इररेशनल हो सकती है, ऐसा ही हो सकता है ना? या तो ये वैल्यू रैशनल होगी या तो ये वैल्यू इररेशनल होगी। अच्छा, अगर इररेशनल होगी तो आपको डायरेक्ट आउटपुट पता है क्या आ जाएगा? आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर रैशनल होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता। अगर रैशनल होगी तो इसका आउटपुट क्या बोल रहा है, वो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो और उसका आउटपुट 1 अपॉन क्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.41, 41 की जगह 14 लिख रहा हूं, 1.41 कुछ भी 2 3 5 7 8 9 0 2 1 5 कुछ भी इस तरह से। ठीक है, इतना मान लेते हैं अभी के लिए। अच्छा, अब ये बनने वाला क्या है, मैं इसमें बहुत छोटा सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो लगभग लगभग ऐसा ही दिखेगा। हाँ, बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अभी भी ये नंबर कुछ ऐसा ही दिखेगा, 1.412357890215 ऐसा ही दिखेगा। सभी एग्री करते हो भाई? हाँ, तो देखो, तो इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इस चीज को मैं कैसा लिख सकता हूं, अब ये रैशनल बन गया तो इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में पक्का पक्का लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई 14123518, ये जो भी है 7 है क्या, जो भी मैंने लिखा 7890215 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 12, ऐसा कुछ करेक्ट है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट है? हाँ सर। p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा तो बेटा देखो, तो यही वाली चीज को अब इसका, ये तो मेरा नंबर है, ये तो मेरा इनपुट है, इनपुट का आउटपुट क्या आ रहा है? p अपॉन क्यू का आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 12, 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, पर ये 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 12 ही रहेगा या इससे बड़ा नंबर आना चाहिए? बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा नंबर ही होगा, क्योंकि वो जो छोटा सा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो तो, अरे ये इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन इंफिनिटी तक जा रहा है, और उस इंफिनिटी तक का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब कभी टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है तो इंफिनिटी तक ही जा रहा है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, और उसमें से मैं एक छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये केवल यहां पर नहीं खत्म हो रहा है, ये तो सो ऑन अप टू सो ऑन, बहुत आगे तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है।
तो जो हमें अभी मैंने 10⁻12 लिखा, वो 10⁻12 ना होकर के 10⁻100 हो सकता था, या उससे भी उससे भी काफी बड़ी वैल्यू हो सकती थी। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या होता? 1/10⁻100 से भी काफी बड़ी वैल्यू। तो आउटपुट क्या आता है एक्चुअली? 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर जो किधर टेंड कर रहा होता? 0 को टेंड कर रहा होता। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर जिसका आउटपुट हमेशा 0 को टेंड कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं जैसे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0, वैसे ही मेरी राइट हैंड लिमिट भी आती 0। क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या करते आप? एक छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करते 1.41 समथिंग समथिंग से, तो फिर से 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी वैल्यू आती, पॉजिटिव वैल्यू आती। फिर से आपकी राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वाली चीज की वैल्यू भी 0 ही आती। 0 आती का मतलब कि रैशनल नंबर के लिए भी और इर्रेशनल नंबर के लिए भी, दोनों के लिए 0 आ जाती। आई चीज समझ में भाई? हाँ। नहीं पकड़ में आया बहुत लोगों को, आया क्या समझ में? हाँ HCF of P and Q should be 1. हाँ, So ऐसा मतलब P and Q are very large, इसलिए मान रहे हैं क्या कि it will be 1/Q will अगर कैंसिल कर सकते तो भी बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल सही, यही मान रहे हैं कि अगर वो कैंसिल हो भी जाए ना, तब भी वो जो डिनोमिनेटर है वो भी इंफिनिटी तक ही जा रहा है, वो भी एक बड़ा नंबर ही होते जा रहा है, और न्यूमरेटर है वो भी एक बड़ा नंबर होते जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि अभी तो ऊपर वाला मेरा नंबर बड़ा है ना, ये वाला नंबर तो बड़ा है, इससे ये बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तो डिनोमिनेटर ही है। तो ये दोनों कितने भी बड़े कर दो, कैंसिल करोगे तब भी बड़े रहेंगे, कैंसिल करने के बाद भी डिनोमिनेटर जो इतना बड़ा हो चुका है, अगर उसको 1/1 में बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा 0 को टेंड करेगी। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी कि सर यहां से तो कैंसिलेशन भी हो सकता है, यहां से तो मैं इन टर्म्स को कैंसिल भी कर सकता हूं। कर सकते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नंबर है कि कैंसिल करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि वो 2/3 तक ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो अभी भी बड़ा ही नंबर है, वो अभी भी बहुत बड़ा ही नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग था तो अभी भी वो बहुत बड़ा नंबर है। आई चीज समझ में? वो 200/3 भी नहीं है, वो 2000/3 भी नहीं है, अभी भी वो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और उस बहुत बड़े नंबर का ऐसा मत सोचो कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट तो केवल डिनोमिनेटर का आ रहा है, P/Q का आउटपुट तो केवल Q का आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी भाई कि ये इंफिनिटी तक एक्सपैंड कर रहा है, इंफिनिटी तक एक्सपैंड कर रहा है। ओके, तो जैसी चीज √2 के लिए हुई, एक सेकेंड, पहले सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। जैसी चीज स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए हुई, वैसी चीज सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स के लिए होगी, रैशनल नंबर्स के लिए नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स के लिए होगी। तो ये एक तरह का अलग सा फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू एट लीस्ट इर्रेशनल नंबर्स, एट लीस्ट इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, कहीं क्या रैशनल नंबर्स के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्या? रैशनल नंबर्स के लिए भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्या? सोचो तो जरा, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्या? ओके, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा, x की वैल्यू 1 ले लूंगा या x की वैल्यू 2 ले लूंगा, तो x इज इक्वल टू 2 पे इसका आउटपुट हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका आउटपुट हो जाएगा 1/2। तो उसको बड़ा करोगे भी तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? क्या हो जाएगा अल्टीमेटली भाई? वहां पर 1/2 के बराबर वो जीरो कभी 1/2 तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, आई चीज पकड़ में क्या भाई? सर 2 का आउटपुट 1 होगा ना? आपने 1.2 बोला। 1 मैंने बोला 1/2, x इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे, x इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे तो 1/1। हाँ, x इज इक्वल्स टू 1/2 ले लेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1/2। कुछ भी ले लो, आउटपुट तो जो दूसरी वाली चीज है वो तो आपको 0 देने वाली है, लेकिन जो पहली वाली चीज है वो एक नंबर देने वाला है। जब आप कोई भी दूसरा रैशनल नंबर ले लोगे, सपोज मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूं, ठीक है, तो 5 तो एक रैशनल नंबर है, तो 5/1 का आउटपुट आप लिखोगे 1/1 ही। ठीक है, 1/2 का आउटपुट लिखोगे आप 1/2, 3/2 का आउटपुट लिखोगे आप 1/2। तो जो भी यहां पर वैल्यू आ रही है वो तो एक नॉन जीरो वैल्यू है, और जब लिमिट आप चेंज करोगे तो लिमिट में तो इर्रेशनल वैल्यू तो 0 देगी,
आपको जो रैशनल वैल्यू है वो भी टेंडिंग टू 0 देगी, लेकिन वो इस वाले 0 के बराबर, इस वाले 0 के बराबर, ये कभी 0 हो ही नहीं रहा है, तो इसके आउटपुट के बराबर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई चीज पकड़ में? हाँ सर। नहीं आया समझ में? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप मान लो x की वैल्यू 2 रखते हो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 एक्चुअली में क्या है, 2/1 है। 2 अगर 2/1 है तो फिर उसका आउटपुट क्या आएगा भाई, 1/1, 1/1 आएगा, आउटपुट आ गया 1/1। अब आप जब लिमिट चेक करने जाओगे तो वो 2 माइनस 1 या तो रैशनल हो सकता है, 2 माइनस h या तो रैशनल हो सकता है या तो इररैशनल हो सकता है। इररैशनल है तो साफ साफ 0, अगर रैशनल है तो फिर, अगर रैशनल है तो फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल आ जा रहा है, तो डिवाइड करोगे तो वो भी 0 बना दोगे आप। मैं नहीं बोल रहा हूं उसको आप 0 नहीं बना पाओगे, उसको भी आप 0 बना दोगे, लेकिन इनिशियली जो f(1) है या f(2) है वो नॉन जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो नहीं है, तो लिमिट्स तो बराबर हो जाएंगी लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉन जीरो नहीं है। तो क्या एक रैशनल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा? एक रैशनल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है। ठीक है, आई चीज पकड़ में भाई? हाँ सर। नहीं आया समझ में? ठीक है, ठीक है, चलो ओके। हाँ बोलो बेटा। सारे रैशनल नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना ये जीरो पे फंक्शन? चेक करते हैं, 0 पे चेक करना पड़ेगा जब 0.1, हाँ सारे के सारे रैशनल नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 0 को 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या केयूरी? सारे के सारे रैशनल नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस है और सारे के सारे इररैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर। इररैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन बहुत बार जेई में आ रहा है जिसका हमने एक तरह से सॉल्व कर लिया है लेकिन फिर से उस वाली चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो ये वाला कौन सा फॉर्म है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, इसको हमने अभी तक याद किया था, ठीक है, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर वाली चीज सभी ने नोट कर ली ना भाई? हाँ सर। हाँ इस सर। तरह के क्वेश्चंस अब अगर आपको कहीं पर दिखेंगे तो आप पक्का पक्का कर लोगे ना? हाँ सर। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन किए हैं, तो 3 ही पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये रैशनल इररैशनल वाला फॉर्म, एक पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी वाला फॉर्म और एक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ओके, सो अभी के लिए मैं फिर से वापस जाना चाहता हूं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट करना एक गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है h ऑफ x, ठीक है, और वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर फंक्शंस भी हो सकता है, 2 फंक्शंस के लिए अगर मैं निकाल लूंगा तो 2 एंड मोर फंक्शंस के लिए अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं h ऑफ x है प्रोडक्ट ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, h ऑफ x है प्रोडक्ट ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, अब मुझे अभी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं पता, f ऑफ x और g ऑफ x की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं पता। अगर मैं चेक करूं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल्स टू a पे, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं x इज इक्वल्स टू a पे, चेक कर रहे हैं अभी, चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा h ऑफ x ऐसा कब कब होगा कि मेरा h ऑफ x डिफरेंशिएबल हो जाए x इज इक्वल्स टू a पे। तो आप बोलोगे सर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा h डैश ऑफ x, और h डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? तो आप रखोगे यहां पर f ऑफ x प्लस h, नहीं, h डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ a प्लस h dash of x at x is equals to a, h dash of x at x is equals to a। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक और बार बताएंगे? क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने फाइंड कर लिया था ना भाई कि दो फंक्शंस का जब मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अगर दोनों में से एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां से हमने एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन किया है जहां पर कुछ ऐसा फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने थे, बताने थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, वहां पर मॉडुलस को रीडिफाइन किया था और फिर काउंट किए थे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसके बिना भी हम कर सकते हैं, एक जनरल आइडिया से, एक जनरल फॉर्म से हम उसके बिना भी कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वही वाली चीज हम सीख रहे हैं, वही वाली चीज को कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पकड़ में आई चीज? हम क्या सीखने वाले हैं भाई? ये जो चीजें होती है ना इसके लिए जनरल फॉर्म निकालने वाले हैं।
मैं मान ले रहा हूं कि कोई एक फंक्शन है जो अभी के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में है ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन मुझे नहीं पता कि ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी के लिए मैं केवल मान लेता हूं कि अगर hx का डेरिवेटिव आ जाए x इज इक्वल टू a पर, तो वो जो डेरिवेटिव है वो होगा f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस एच माइनस एच नहीं माइनस a डिवाइडेड बाय h। अब जब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं क्या ले लूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं, डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, अभी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव हम मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी साथ ही साथ चेक हो जाएगा, क्योंकि चेक तो एक्चुअली करना ही नहीं है। मुझे ये चेक करना है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब fx और gx डिफरेंशिएबल नहीं भी हो तब भी मेरा hx डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। वो सारी कंडीशन निकालनी है। अच्छा, वो कंडीशंस निकालनी है, तो यहां पर मैं क्रिएट करना चाहता हूं डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर मैं क्रिएट करना चाहता हूं डेरिवेटिव ऑफ fx और डेरिवेटिव ऑफ gx। तो मैं चाहता हूं इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ fx मिल जाए या एटलीस्ट डेरिवेटिव ऑफ gx मिल जाए। तो यहां से तो मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, यहां से तो मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं इसमें ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे कम से कम डेरिवेटिव ऑफ fx क्रिएट हो जाए, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h तो ऑलरेडी है। यहां पर ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें कि fx और gx के डेरिवेटिव को मैं आसानी से कॉमन लेके लिख सकूं, ऐसा क्या क्रिएट कर दें? ओके, सो चेक करते हैं। हाँ बेटा, देखो तो f डैश, यहां पर मैं अगर ऐड करता हूं f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a, ऐसा कुछ ऐड करते हैं तो क्या होगा? और मैं इसी चीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। अभी मैं चेक कर रहा हूं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करता हूं इसमें f ऑफ a प्लस एच, कैसे सोच रहा हूं मैं ये चीज कि f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय g ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ये दोनों f ऑफ a प्लस एच कॉमन आ जाएंगे और g ऑफ a प्लस एच माइनस ga मुझे दे देगा डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है। जब मैंने ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट? सेम चीज, f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय ga, f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय ga, ठीक है। तो देखो, तो यहां से इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहां से डेरिवेटिव ऑफ जीए कॉमन ले लेंगे, तो यहां से डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स भी बन जा रहा है। तो मैंने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जो चीज की, वो चीज कहीं ना कहीं सही है। आई चीज पकड़ में बेटा? सर डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है? अभी आ जाएगा। इसको जब कॉमन ले लोगे, चलो ये वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया क्या? हाँ, हाँ, देखो हाँ। तो अब आप इन दोनों टर्म्स को ले लो, इस वाले टर्म को ले लो, इस वाले टर्म को ले लो और इस वाले टर्म को ले लो। हाँ, इस वाले टर्म को ले लो और इस वाले टर्म को ले लो। तो देखो तो इन दोनों टर्म्स को जब हम लेंगे और कॉमन ले लेंगे एक चीज, कौन सी चीज कॉमन ले रहे हैं? अभी भी बाहर में मेरे साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 है, मैं f ऑफ a प्लस एच कॉमन लेना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था कि जब मैं f ऑफ a प्लस एच कॉमन ले रहा हूं तो अंदर में क्या बच रहा है भाई? g ऑफ a प्लस एच माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ऐसा कुछ बच रहा है। हाँ, वैसी चीज इन दोनों के साथ भी होगी भाई। अब इन दोनों में से भी कोई टर्म कॉमन ले लो, इसके साथ नेगेटिव है याद रखना, इसको और इसको मैं साथ में ले रहा हूं। इन दोनों में से अगर मैं g ऑफ a कॉमन ले रहा हूं, ये सारी चीज लिमिट के अंदर हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट मैं नेगेटिव ऑफ ga कॉमन ले लेता हूं, तो बात नहीं बनेगी क्या? हाँ, नहीं, बात नहीं बनेगी, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म में प्लस जी ऑफ क्या है? फोर्थ टर्म एक साथ होने चाहिए ना? फर्स्ट और फोर्थ एक साथ हो सकते हैं क्या? मैंने हाँ, जब फिर ऐड किया था, हाँ, बीच में नेगेटिव आ रहा है ना डेरिवेटिव क्रिएट करने के लिए। सो वापस जाते हैं, एक सेकेंड।
ओके मैं चाहता हूं कि मुझे g ऑफ a प्लस एच माइनस g ऑफ a मिल जाए। हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म वी हैव टू टेक कॉमन। इसको स्ट्रोक से मिट सकता है क्या? ओके हाँ, तो यहां पर मैंने क्या ऐड किया था? मैंने ऐड किया था f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय जी ए, ठीक है। और इसको ऐड मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं g ऑफ, अच्छा ठीक है, सो मुझे नेगेटिव ऑफ दिस थिंग ऐड करनी चाहिए थी। मतलब अल्टीमेटली वो चीज सेम होने वाली है, बट सोचने में गड़बड़ हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं जब नेगेटिव ऑफ दिस थिंग ऐड करूंगा तब मुझे जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए का टर्म मिलेगा। लेकिन जब इस वाले टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे इस वाले टर्म को ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज हो रही है, बस मैंने सब्ट्रैक्ट पहले इसलिए किया क्योंकि मैं फर्स्ट वाले टर्म को देख के सोच रहा हूं कि मुझे g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a चाहिए। उसके लिए मुझे f ऑफ a प्लस एच कॉमन लेना है, उसके लिए मैंने ये वाली चीज की। तो अभी के लिए कौन सा ले रही है? फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लिया, फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लिया। ओके इसके साथ अब देखो तो सेकंड और फोर्थ टर्म में जी कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, सेकंड और फोर्थ टर्म में, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में अगर मैं g ऑफ a कॉमन ले लेता हूं तो पॉजिटिव के साथ कॉमन आएगा, तो पॉजिटिव के साथ कॉमन आएगा और अंदर बचेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ओके सो इस वाली चीज को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली चीज में ऐसा लिखेंगे f ऑफ a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय, इनफैक्ट अगर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि दोनों फंक्शंस का नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग नहीं है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट करेंगे तो नेचर अलग होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही काउंट करने वाले हैं इससे। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। आप बोल रहे होगे कि सर आपने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक्चुअली बेटा इसमें मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी इसकी डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने वाला हूं, भी काउंट करने वाला हूं इससे, ठीक है। तो आप घबराओ मत, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां से मैं रिजल्ट को जनरलाइज करने वाला हूं। रिजल्ट को जनरलाइज करने का मतलब है कि मैं फिर से वापस आने वाला हूं कि अगर यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ओके सो अभी के लिए ये हो गया g ऑफ a, ठीक है, प्लस लिमिट इसके साथ भी चले गई। g ऑफ a तो एक कांस्टेंट है, और यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ओके। सो यहां से इस चीज के बारे में मैं बोल सकता हूं कि अगर h की वैल्यू मैं 0 रखूं, अगर, अभी फिर से सुनना, f ऑफ a 0 भी हो सकता है, अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूं तो यहां पर मुझे मिलेगा f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय g डैश a, अगर उसका डेरिवेटिव पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, तो मिलेगा g डैश ऑफ a प्लस, या मैंने तो ये माना ही नहीं कि उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो इसको अभी भी इस तरह से लिख सकते हो आप, आप बोलोगे सर डेरिवेटिव थोड़ी ना पॉसिबल है, तो पहले वाले टर्म में तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, f ऑफ a प्लस एच, जी ऑफ ए को लिमिट क्यों नहीं दी? तो बेटा g ऑफ a बेटा कांस्टेंट है ना, उसके साथ h है ही नहीं, तो उसको लिमिट हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखो अभी मुझे नहीं पता कि इनके डेरिवेटिव्स पॉसिबल है या नहीं, तो मैं लिमिट के साथ ही लिख रहा हूं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखा g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a डिवाइडेड बाय h प्लस g ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या चीज पता चलती है कि अगर h डैश a पॉसिबल होना, अगर h डैश a पॉसिबल है तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या कि मेरा gx और fx हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर h डैश x का डेरिवेटिव पॉसिबल है, मतलब अगर h डैश x का ये वाला जो आउटपुट है ये फाइनाइट आ रहा है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो अभी इसके साथ लिमिट है, अभी इसके साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो क्या मेरा fx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए भाई, fx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसकी लिमिट डिफाइन होनी चाहिए इस पॉइंट पर, तो fx मेरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, आई चीज पकड़ में। लेकिन अगर मेरा fx कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी अगर मेरा f ऑफ a 0 हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस होगा तो f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, और अगर मेरा f ऑफ a 0 हो जाता है तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि g डैश a डिफाइंड होना चाहिए। अरे कोई अनडिफाइंड वैल्यू में भी 0 से मल्टीप्लाई करने वाला है तो क्या आने वाला अल्टीमेटली 0 आ जाने वाला, मतलब वो वैल्यू तो डिफाइंड होने वाली है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा g ऑफ a 0 हो जाए तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई मेरा f डैश ऑफ a डिफाइंड हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। नहीं इंपॉर्टेंट है, पकड़ में आ रही है भाई चीज। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर डिफाइंड हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, g ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि अभी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था fx मल्टीप्लाइड बाय gx के फॉर्म में, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा gx मल्टीप्लाइड बाय fx के फॉर्म में, तब आपको यहां पर fx की कंटिन्यूटी अभी आप चेक कर रहे हो, तब आप बोलोगे कि gx कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन फिर से डिफरेंशिएबिलिटी की बात, दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे h डैश x को, अगर मेरे hx का डेरिवेटिव पॉसिबल है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे चलेगा, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होंगे तो चल सकता है भाई, नहीं भी होंगे तो चल सकता है। बात आई चीज समझ में आया? हाँ अच्छा, हाँ बेटा बोलो, कोई बोल रहा है, कुछ बोलो बेटा। नहीं सर, हाँ बोला मैंने। अच्छा, मैं और भी कुछ केसेस इसमें आ सकते हैं। अगर मैं ये वाला केस ले लूं कि g डैश x एग्जिस्ट करता है, gx मेरा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, gx मेरा डिफरेंशिएबल है और fx नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर मेरा fx नॉन डिफरेंशिएबल है और ga 0 हो जा रहा है, उसको देखो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर मेरा fx डिफरेंशिएबल नहीं है, gx डिफरेंशिएबल है और fx कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर fx कॉन्टिन्यूअस है, gx डिफरेंशिएबल है, तब भी hx क्या मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा? सर कंफ्यूज हो गए और एक फिर से सुनो, फिर से, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं, देखो चार चीजें हैं। पहली वाली चीज ये fx की कंटिन्यूटी, दूसरी वाली चीज ये लिमिट, प्लस फिर एक वाली चीज gx की कंटिन्यूटी, फिर ये वाली चीज लिमिट। ठीक है, और ये वाली पूरी चीज hx के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये वाली चीज डिफाइंड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 0 हो जा रहा है। कौन सी चीज डिफाइंड नहीं है भाई? फंक्शन का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, लेकिन ga 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस रहा क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि fx कॉन्टिन्यूअस है, fx कॉन्टिन्यूअस हो गया और gx का डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो भी hx डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल, तो भी तो hx डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, आप घबराओ मत, इसमें इतना ज्यादा नहीं सोचना है, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। और मैंने कौन सा केस बोला? अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल, अगर ये दोनों 0 हो जा रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तब भी चलेगा। ठीक है, फिर एक कहानी बोली कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तब भी ये पूरा फंक्शन hx डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसका उल्टा बोल दिया मैंने। क्लियर हुआ सभी को? फिर से कंफ्यूजन है? अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। अब देखो, इस वाली चीज को मैं फंक्शन में, मैं क्वेश्चंस में कैसे यूज करूंगा?
आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिले, ठीक है, मैं एकदम सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पहले लूंगा जो हम कर चुके हैं। आपको ये पता चल गया कि अगर कहीं पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिले, जैसे नॉन डिफरेंशिएबल ये हो जा रहा है, तो उस वाले पॉइंट पर ये उसको जीरो खिला दे, मतलब दूसरा वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाए, तब भी पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्लियर है ये बात? हाँ। चलो, एक क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अच्छा -1 था क्या यहाँ पर? ठीक है, क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय, हम ये कर चुके हैं पहले लेकिन दूसरे तरीके से किया था, मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -3x + 2 प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। आया याद भाई ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन याद आया सभी को? हाँ। 4:30 से क्लास है, तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा और लंबा खींचेगा तो मैं अपने वाले अकाउंट से लेने लग जाऊंगा। ठीक है, ये शायद आज क्लास ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। 9 for 8 ना, आज थर्सडे है ना? थर्सडे 6:30 से है और 9th में थर्सडे को, हाँ चलो एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसकी कहानी क्या थी भाई? अब देखो तो इसमें पहले तो cos ऑफ x, cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x, किसी को कोई डिस्टरबेंस दे रहा है भाई? cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x लिखना शोभा ही नहीं देता। आप बोलोगे सर cos के अंदर नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो सेम आउटपुट दिखता है, तो ये तो cos ऑफ x ही है, मॉडुलस लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है भाई? लोग बोलते तो वो नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, cos ऑफ x हमेशा डिफरेंशिएबल है, cos ऑफ x तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इस वाले फंक्शन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा अब किससे प्रॉब्लम हो सकती है? तो अब इन फंक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन से फंक्शंस हैं भाई? ये x -1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ x + 1 मल्टीप्लाइड बाय इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ गया बेटा? इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया? x -2 into x -1। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको यहां पर क्या दिख रही है भाई? यहां पर आपको दिख रहा है कि ये x = 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और x = 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये वाली चीज x = -1 पे, चलो इनकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। ये नॉन डिफरेंशिएबल है x = 1 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है x = -1 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है x = -2 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है x = -2 पे, x = -2 पे, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है x = 1 पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती हैं? -1, -2 और +1, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ, ओके सर, समझ में आया। आपकी आवाज कट रही है, जो भी अभी मुझसे बात कर रहा है आपकी आवाज कट रही है बेटा। सर समझ में आया। अच्छा समझ में आया, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती हैं। ओके, अब आप जब तो थर्ड x +2 होगा ना? +2 है क्या? ठीक है, ओके। सो ज्यादा से ज्यादा अभी भी 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती हैं, एक -1, एक +2 और एक +1। ठीक है, -1, +2 और +1। क्या यही वाला क्वेश्चन हमने पहले किया था या कुछ और था क्वेश्चन भाई? जस्ट चेक द क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है। इक्वेशन अलग था। मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन अलग था। मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन दे दोगे क्या? हाँ, मेरे पास और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस वाले क्वेश्चंस को बेस रख करके हम सॉल्व करेंगे, जिसको आपने लंबा सा मेथड से सॉल्व किया था, वो वाला क्वेश्चन बताना जिसमें cos mod x था। मैंने 2 कराया शायद, एक में sin mod x होगा, एक में cos mod x होगा। हाँ, तो हमने sin mod x वाला किया है, sin mod x cos का नहीं किया। ओके चलेगा, sin mod x वाला ही कौन सा है भाई? लेकिन sin mod x में तो फिर mod x पे भी गड़बड़ हो रही है, sin mod x पे तो mod x पे भी गड़बड़ हो रही है।
तो मैं चाहता हूं कि दूसरे वाले फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, केवल मैं इन दोनों के लिए चेक करना चाहता हूं। तो अगर ऐसा नहीं करा है तो ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में होगा, आपके टीपीपी में होगा ऐसा कोई क्वेश्चन। टीपीपी किया है सॉल्व, ऐसा क्वेश्चन मिला क्या? हाँ सर, हाँ। कॉस मॉड एक्स वाला टीपीपी वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो तो, कॉस मॉड एक्स का टीपीपी वाला क्वेश्चन यही है क्या? सर वहाँ भी साइन एक्स है, साइन मॉड एक्स नहीं, सिर्फ साइन एक्स है। ठीक है, हाँ, मतलब ये वाली चीज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसके मैं पॉइंट्स नहीं काउंट करना चाहता हूं। एक्चुअली मैं केवल इतना ही फंक्शन लेना चाहता हूं। उसका रीजन क्या है कि अभी मैं केवल इन दोनों फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर वहां पर केवल साइन ऑफ एक्स है तो वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो वो वाला क्वेश्चन चल सकता है, ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? टीपीपी वाला, हाँ, टीपीपी वाला मॉड एक्स इंटू साइन एक्स। मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, नहीं इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। मुझे वहां पर, मुझे वो पॉइंट चाहिए जहां पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी आराम से काउंट कर पा रहा हूं। अच्छा, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वो वाला बताओ तो, जो काफी दिनों पहले एक क्वेश्चन कराया था। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस ऐसा? 2, हाँ, हाँ, प्लस प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, तो इसका जो भी आंसर आया था, अब देखो तो इसको आप फिर से फैक्टराइज कर लो, इसको फिर से फैक्टराइज कर लो। मेरी बात सुनना, मैं क्यों चाहता हूं कि ये साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स नहीं आ जाए, ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि केवल अभी आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो फंक्शंस ही देखो, दो फंक्शंस जो कि एल्जेब्रिक है। मैं ऐसा चाहता था कि अभी कोई साइन ऑफ एक्स भी नहीं आना चाहिए, पर अगर मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स आ गया है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि भाई ग्राफिकली साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफिकली साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, इसकी नेगेटिव वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ेगा और जो पॉजिटिव वाला साइड है उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है? तो ये जो कर्व बन रही है इसमें आपको पता है कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, उस दिन भी हमने ऐसे ही निकाला था। साइन मॉड एक्स की पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली थी भाई? ग्राफिकली निकाली थी, ठीक है? तो चलो इतना आपको पता है, और ये वाली चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं इस वाली चीज को नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? चलो, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू कितना, 0, x इज इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है? अब मैं दूसरे वाले फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है? तो ये शायद बिल्कुल सेम नहीं है, अभी मैंने जो लिखा था वैसा नहीं है, ठीक है? ओके, सो ये वाला फंक्शन मेरा कुछ ऐसा है, ये वाला फंक्शन मेरा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है? तो अब वो पॉइंट्स जहां पर शायद इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल सकती है, वो तो ये मॉडुलस देने वाला है। वो पॉइंट्स जहां पर इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल सकती है वो तो ये मॉडुलस देने वाला है। तो ये देने वाला है x इज इक्वल्स टू 2 और ये देने वाला है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। यही दोनों पॉइंट्स दे सकता है ना भाई? हाँ। अब देखो यहां पर ये चीज हो जा रही है, x इज इक्वल्स टू जब माइनस ऑफ 1 रख रहे हो ना, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 पे ये वाला जो रूट है ये x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 को खा जा रहा है। समझो इस बात को, मुझे पता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 पे ये मॉडुलस नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जब x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 पे, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये दूसरा वाला जो टर्म है उसको लेना पड़ेगा। ये तो x इज इक्वल्स टू 1 दे दे रहा है ना, एक सेकेंड इसको फिर से लिख लेता हूं। हाँ, यहां पर मैं लिख लेता हूं x माइनस 1। हाँ, देखो तो बेटा आपको पता है कि जब मॉडुलस लगता है तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिलती हैं। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको यहां से मिल रही है माइनस ऑफ 1, लेकिन ये वाली चीज तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 पे 0 हो जा रहा है। आई चीज समझ में? तो नॉन डिफरेंशिएबल तो था, लेकिन उस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट को खा गया, जैसे यहां पर ऊपर में हो रहा था।
जब ये 0 हो जाएंगे तो जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट है उसको खा जाते हैं भाई, तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल बना देता है, 0 कर देता है, इसका मतलब पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल बना देता है। पकड़ में आई चीज? हाँ सर। तो जो एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रह गई, वो एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या रह गई अब? x इज इक्वल टू 2। सभी को क्लियर हुआ भाई? तो उतना लंबा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इसके लिमिटेशंस होंगे, जब दो मॉडुलस फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो दो मॉडुलस फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं तो उनकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, जो भी हमने ऊपर सीखा। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो भी ऊपर सीखा वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी के लिए? हाँ सभी को क्लियर है? ठीक है सर। ओके, अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो, तो एक क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर भी दो मॉडुलस है, ये काफी लंबा चला जाएगा, इसको तो आज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये वाला कर सकते हैं, जेई मेंस 2018 वाला कर सकते हैं। तो मेरे पास है f of x इज इक्वल्स टू, मेरे पास है f of x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट्स क्लोज और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। यहां पर बोल रहा है कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होंगे? इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होंगे? ओके, तो जेई 2018 का ये क्वेश्चन है। अब आप अप्रोच करो तो एक बार इसको, आपको पता है कि मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा? ये x माइनस पाई का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? पाई है। पर ये जो x माइनस पाई का क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू पाई, आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन x इज इक्वल्स टू पाई को कौन खा जा रहा है भाई? साइन ऑफ पाई यहां पर रखोगे तो साइन ऑफ पाई तो खा जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ पाई 0 हो जाएगा, तो इस वाले टर्म को 0 होकर के खा जा रहा है। हाँ, x इज इक्वल्स टू पाई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल रहा था मुझे, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया भाई कि ये खुद 0 होकर के उस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट को डिफरेंशिएबल बना दिया। क्लियर है सभी को? हाँ सर। नहीं समझ में आया अभी भी? सभी को क्लियर हुआ भाई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, सभी को क्लियर हुआ कि भाई जब x की वैल्यू पाई रखोगे तो मॉडुलस तो नॉन डिफरेंशिएबल है, x की वैल्यू पाई रखोगे तो मॉडुलस तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये जब x की वैल्यू पाई इधर रखेंगे तो ये वाली चीज 0 हो जा रही है, कोई चीज 0 नहीं होनी चाहिए उस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट पे। ये वाली चीज समझ में आ गई। और कोई क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है क्या? इस पे तो डिफरेंशिएबल है। और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है भाई? 0, क्योंकि e रेस टू द पावर कौन सा वाला 0 बोल रहे हो? e रेस टू का 0 ही। हाँ ठीक है, ये वाला भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट है। अच्छा, अगर आप यहां पर 0 रखोगे, दोनों सेम ही है, अगर आप यहां पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? e रेस टू द पावर 0 माइनस 1। तो ये जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट था, e रेस टू द पावर 0 माइनस 1 पे क्या दे देगा भाई? e रेस टू द पावर 0 माइनस 1 0 दे देगा। तो ये जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो सकता था, वो भी अब क्या बन गया भाई? x इज इक्वल टू 0 भी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बन गई। x इज इक्वल टू 0 भी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बन गई। तो क्लियर हुआ, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही। भैया मेरे साइन मॉड x को कैसे भी बनाओ, बाकी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है ही, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना पड़ा। क्लियर हुआ सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर कुछ जब बोल रहा है। 0 हो रहा है तब क्यों कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल हो जा रहा है? डिफरेंशिएबल देखो, पूरा फंक्शन है ना, 0 हो जा रहा है, तो जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट आता है बेटा, जैसे कि यहां पर आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस, ये तो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर मैं पूरे hx की बात करूं, पूरे hx की बात करूं, सॉरी पूरे h डैश x की बात करूं, तो उसकी जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी दोनों तरफ, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी,
तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब ये वाली चीज जीरो होती है ना, जिसको मैंने अभी कलर किया, सॉरी, ये वाली चीज नॉन डिफरेंशिएबल होती है, और ये वाली चीज जब जीरो हो जाती है तो फिर आराम से ये वाली चीज पार्टिसिपेट ही नहीं करती है लिमिट इक्वेट करने में, कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी लिमिट इक्वेट करने में। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? वो वाला पार्ट जो डिफरेंशिएबल है, वो वाला पार्ट जो डिफरेंशिएबल है वो हो सकता है मेरा सेकंड वाला पार्ट हो, और जो पार्ट डिफरेंशिएबल है उसके लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है ना। अरे जीए मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ये वाली चीज मेरी डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एच डैश एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एच डैश एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एच डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एच डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो एच एक्स डिफरेंशिएबल है। हुआ क्लियर क्या? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, ठीक है, फाइन। तो जीरो होने की वजह से दोनों तरफ की लिमिट में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। वो अगर दोनों की तरफ की लिमिट में पार्टिसिपेट करता, नॉन जीरो होता, तो आप बोलते सर इधर 3 आ रहा है इधर 5 आ रहा है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब दोनों जगह पर अब ये जब चला जा रहा है तो दोनों जगह एक्चुअली वो लिमिट्स जीरो को अप्रोच करने लग जा रही है, और जब जीरो को अप्रोच करने लग जा रही तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। एक और क्वेश्चन जेईई मींस ऑनलाइन 2018 का, ओके, इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन वो काफी बड़े हैं, तो वो वाला क्वेश्चन हम आज नहीं ले सकते, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो मैं एक सेट एस डिफाइन कर रहा हूं। सेट एस इज द ordered pairs of lambda and mu. Set S is the ordered pairs of lambda and mu, where lambda is coming from set of real numbers and mu is coming from set of real numbers. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है lambda और mu from set of real numbers to set of real numbers. ये जो मैंने लिखा है चीज, ये सभी को समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लाई करता है, ठीक है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं एक फंक्शन है f of t is equals to मॉडुलस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ e raised to the power modulus of t minus mu times of sin of 2 times of modulus of t, ऐसा कुछ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ t is डिफरेंशिएबल फंक्शन, बोल रहा है is a differentiable function तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन का, अच्छा अब तो सारे ऑनलाइन होते हैं, पहले ऐसा होता था कि जो ऑनलाइन का पेपर है कभी कभी इजी आ जाता था, ठीक है। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो फिर लैम्डा और म्यू की देन एस इज अ सबसेट ऑफ, देन एस इज अ सबसेट ऑफ, अच्छा एस इज अ सबसेट ऑफ, देखो तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शंस हैं मेरे 0 से इंफिनिटी क्रॉस आर, सो 0 to infinity क्रॉस आर, और माइनस इंफिनिटी से 0 क्रॉस आर, माइनस इंफिनिटी से 0 क्रॉस आर, ठीक है। अच्छा भाई, ये लैम्डा और म्यू ही कहां पर बिलोंग कर रहे हैं पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर के, सेट ऑफ रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट है माइनस ऑफ इंफिनिटी से 0, और बोल रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट है 0 से इंफिनिटी। तो आप समझो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस है ना बेटा, ये लैम्डा और म्यू की ही वैल्यूज है। लैम्डा और म्यू ये सेट एस में लाई कर रहे हैं, तो ये सेट एस इनमें से किस चीज का सबसेट है? तो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर इक्वल सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो जब भी, इनफैक्ट अगर मैं भी एग्जाम दे रहा होता और मैं अगर इस चीज को देखता तो मैं डर जाता इस क्वेश्चन को देख करके, और ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन छोड़ देता, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ा मैंने, तो मुझे पता चल गई एक चीज। कौन सी चीज पता चली? कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर गड़बड़ हो रही है। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर गड़बड़ हो रही है? 0 पर। अगर 0 पे गड़बड़ हो रही है तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। 0 पे कौन सी चीज नॉन डिफरेंशिएबल है भाई? ये वाली चीज जो है अभी x इज इक्वल टू 0 पर, हाँ ये वाली चीज अभी x इज इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ये वाली चीज अगर नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पर, तो कौन सी वैल्यू पूरी 0 हो जानी चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल बन जाए? ये वाली चीज को 0 हो जाना चाहिए, जिससे कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाए। क्लियर है सभी को?
हाँ सर। क्लियर है सभी को? ओके ठीक हाँ, है। तो यहाँ पर देखो तो t इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्योंकि 0 पे ही तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, 0 पे ही तो उस नंबर की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो अगर 0 पे इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू। या फिर एक स्टेप और आप करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो सर मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू यहां से म्यू आ जा रही है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, कोई दूसरे क्लास वाला बच्चा तो नहीं आ गया? नहीं, हाँ, मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू म्यू आ जा रही है। तो अब बताओ तो किन किन सेट्स पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है भाई? इन सेट्स पे। तो मेरा जो लैम्डा है वो तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन जो म्यू है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा? 0 से इंफिनिटी होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है सॉल्व करने का, ये बस एक ट्रिक है। ठीक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो कल हमको जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, इसी ट्रिक पे बेस्ड। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर जब आप कोई फंक्शन बता रहे थे तो मैंने कोई दूसरा वाला फंक्शन नहीं लिया, वो इसलिए कि मैं ये बताना चाहता था कि भाई इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को भी पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं, केवल इन दोनों फंक्शंस के लिए चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये वाला जो मेथड है बहुत इफेक्टिव मेथड है अगर एटलीस्ट मॉडुलस फंक्शन हो तो? हाँ। ओके ठीक है, तो इसके पहले जो हमने पढ़ा ना वो वाला मेथड वर्स्ट केस सिनेरियो में यूज करना, बाकी सारे के सारे केसेस में एटलीस्ट जब मॉडुलस फंक्शन दिखे तो फिर ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। और एक नई चीज तो नहीं है आई गेस, बट हाँ जो बहुत अच्छी चीज पता चली वो क्या पता चली? कन्वर्स ऑफ, ये सब नहीं पता चला एनसीईआरटी से। हाँ, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम हमेशा ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो फिर ये वाला जो सॉल्यूशन है ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मुझसे गलती हुई थी यहाँ पर। ठीक है, ये वाली चीज से क्या पता चला भाई? जब डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये मत घबराओ कि अरे सर यहाँ पर तो मैं फंक्शन की वैल्यू ले ही नहीं रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो मैं फंक्शन की वैल्यू ले ही नहीं रहा हूं। डेरिवेटिव का मतलब सिंपली होता है चेंज ऑफ स्लोप। अगर मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म है ना तो इतने पॉइंट में जो चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है या इतने वैल्यूज में जो चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है या इतने वैल्यूज में जो चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है वो बहुत यूनिफॉर्म आएगा, वो स्लोप का चेंज बिल्कुल सेम आएगा। तो जब कभी आपको डेरिवेटिव में कभी कोई डोमेन नहीं दिया होता, आप अपने मन से अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसको स्क्वायर कर सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो, सारी चीजें चलेंगी। पकड़ में आई चीज ये वाली में ना बेटा? ये वाली चीज समझ में आ गई ना? ठीक है, ये जिसका डाउट था कि उसको समझ में आ गया होगा। प्लीज जो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि उसको कम यूज करने का। कोशिश करो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना ज्यादा आप इनवर्स का एप्लीकेशन कर सको उतना अच्छा है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं ना वो कभी कभी इंक्रीजिंग होते हैं, कभी कभी टर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक बार फिर से पढ़ेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि हम ग्राफ्स एक्चुअली प्लॉट कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, और हाँ ये वाली वैल्यूज तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लास्ट वाला भी ठीक है। सो अभी मुझे बता दो, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। कल मतलब कितने आपके क्वेश्चंस डाउट में है? सभी ने नोट कर लिया ना? कहाँ तक नोट करना था? सभी ने नोट कर लिया ना भाई यहाँ तक? हाँ सर। चलो, आपके जो डाउट्स हैं